हिंदुस्तान की सरजमीन हमेशा ही हमलावरों को आकर्षित करती रही। 1612 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस धरती पर कदम रखा तो कोई नहीं जानता था कि हमलावर इस बार व्यापारी के भेष में आया। यह कहानी सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत में ब्रिटिश राज की शुरुआत की कहानी है, जिसकी नींव 1757 में पलासी की जंग में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की छल पूर्वक हत्या करके रखी गई। अठारहवीं शताब्दी के मध्य तक हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत अपने आखिरी दौर में थी। अवध, हैदराबाद और बंगाल के नवाबों ने खुद को मुगल सल्तनत से अलग करना शुरू कर दिया था। अब धीरे धीरे इस महान देश की राजनीतिक स्थिरता चरमराने लगी थी और इसी दौरान यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच दुनिया जीतने की होड़ मची हुई थी। इसी प्रतिस्पर्धा के चलते फ्रांसीसी तो अपने पैर भारत में पहले ही जमा चुके थे। अब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी दक्षिण भारत में डेरा डाल लिया था। उनका लक्ष्य था ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना और इसे किसी भी कीमत पर हासिल करना, चाहे इसके लिए उन्हें भारत की जनता का शोषण या प्राकृतिक संसाधनों की लूट मार ही क्यों न करनी पड़े। भारत के इतिहास में ये वो वक्त था जब बंगाल एक तरह से भारत की आर्थिक राजधानी बनी हुई थी। बंगाल हमेशा एक तरह से एक अपनी अलग अस्मिता बनाए रखना चाहता था। वहाँ की अर्थव्यवस्था जो थी वो चाहे वो कपड़े के उत्पादन की वजह से हो, चाहे वो वहाँ की कृषि की वजह से हो, चाहे वो वहाँ का जो समुद्र तटीय जो व्यापार है, जो कोस्टल ट्रेड है, उसकी वजह से बंगाल की जो समृद्धि थी वो इस तरह से बढ़ती चली गई कि उसको जन्नत बिलाद कहा जाता था। यानी जितने भी राज्य थे, जितने भी सूबे थे, उसमें उसको जन्नत माना जाता था। कंपनी के बढ़ते कारोबार के चलते नए अफसर भर्ती होने लगे और इसी बीच सन 1744 में रॉबर्ट क्लाइव नाम का एक युवा अफसर इंग्लैंड से हिंदुस्तान आया। क्लाइव ने मद्रास स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी के दफ्तर में एक मामूली से क्लर्क के रूप में अपना काम शुरू किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की मार्च टुवर्ड्स पॉलिटिकल डोमिनेंस को समझने के लिए हमें क्लाइव जैसे लोगों को समझना भी बहुत जरूरी है। क्लाइव एक बहुत ही गरीब घर का लड़का था, महत्वाकांक्षी था, बहुत तेजी से सीखने वाला व्यक्ति था, शायद खोने को कुछ नहीं था उसके पास, और इसीलिए एक जोखिम उठा करके वो भारत आया और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत तेजी से आगे को बढ़ा। क्लाइव बहुत जल्द ही दफ्तर से निकलकर जंग के मैदान तक पहुंच गया। दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों के खिलाफ उसने अपना लोहा मनवाया और देखते ही देखते क्लाइव कंपनी में एक बड़े और प्रभावशाली ओहदे तक पहुंच गया। तो रॉबर्ट क्लाइव जैसे लोग जब हिंदुस्तान में आते हैं तो वो बहुत अकूत संपत्ति अपने लिए बनाते हैं, बहुत अकूत संपत्ति अपने लिए इकट्ठा करते हैं। वो व्यापार में लिप्त होते हैं, कंपनी के नाम पर वो व्यक्तिगत व्यापार करते हैं। भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी से वो दक्षिण भारत की संपत्ति तो लूट ही रहा था और अब उसकी नजर समूचे हिंदुस्तान पर थी। लेकिन हिंदुस्तान का असली खजाना तो था बंगाल, और अपने सबसे सुनहरे दौर में बंगाल पे राज करने वाले नवाब का नाम था अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान एक बहुत ही मजबूत शासक था, लेकिन वो इन विदेशी फिरंगियों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो दक्षिण भारत में इनके द्वारा की गई राजनीतिक पहल को देख करके समझ चुका था। वो जान चुका था कि व्यापार के नाम पर आए ये व्यापारी किसी भी दिन भारत को अपना राजनीतिक गुलाम बना सकते हैं। वो इनका गुलाम नहीं बनना चाहता था,
वो इनका अधीनस्थ भी नहीं होना चाहता था। उसने बहुत स्पष्ट कर दिया था फ्रांस को भी और ब्रिटेन को भी कि वो यहाँ रहेंगे तो व्यापारी की तरह, वो यहाँ बस नहीं सकते, पहली चीज। दूसरा, वो यहाँ पर किसी भी तरीके की राजनीतिक गतिविधि नहीं करेंगे। अलीवर्दी खान का कोई बेटा नहीं था, जिसके चलते अपनी छोटी बेटी के पुत्र सिराजुद्दौला से उनको सबसे ज्यादा लगाव था। सिराजुद्दौला एक बहादुर लड़का था, शुरू से ही उसे वारिस माना और उसी रूप में उसे पाला पोसा बड़ा किया। महज 13 वर्ष की उम्र में ही गर्म खून वाले सिराज ने अपने नाना के साथ मराठों के विरुद्ध हो रही जंगों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। 9 अप्रैल 1756 में अलीवर्दी खान की अकस्मात मृत्यु के बाद बंगाल के अगले नवाब बने उन्हीं के जानशीन सिराजुद्दौला। नौजवान सिराज गद्दी पे तो बैठ गए थे, लेकिन उनका विरोध अपने ही परिवार से हो रहा था और उनके परिवार में एक ऐसा आदमी भी था जो उनकी गद्दी लेना चाहता था, और वो था उसके नाना अलीवर्दी खान की बहन का शौहर और उसकी सेना का सेनापति मीर जाफर। वो सिराजुद्दौला के नाना का रिश्तेदार था। वो लगातार इस घुटन में है कि मैं कैसे सिराज को हटा सकूं। उसके और सिराजुद्दौला के जो आपसी जो संबंध थे वो उनमें उतार चढ़ाव लगातार चलता रहा था। एक समय ऐसा भी आया जब नवाब को उस पर शक हुआ, नवाब ने उसको सजा देने की कोशिश की, फिर दोनों के बीच में समझौता हुआ जिसमें कि दोनों ने कुरान पर हाथ रखकर कसम खाई कि वो एक दूसरे का साथ देंगे। मीर जाफर ने कसम खाई कि वो हमेशा सुल्तान के प्रति वफादार बना रहेगा। मीर जाफर की नजर में सिराज एक कम उम्र का बिगड़ैल लड़का था जो नवाब बनने के काबिल कतई नहीं था, जिसके चलते उसने ठान ली थी कि अब वो खुद गद्दी पे बैठेगा। ये जो समय है ये यूरोप में जिसको कि 7 ईयर वॉर कहा जाता है उसका समय है, यानी जो अंग्रेजियों और फ्रांसीसियों के बीच जो पुरानी दुश्मनी जो चली आ रही है उसके परिणाम हिंदुस्तान में भी दिखाई दे रहे हैं। जहां जहां पर भी अंग्रेज और फ्रांसीसी हैं वहां पर वो एक दूसरे पर हमला करते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। जब वो एक दूसरे से लड़ाई करते हैं तो फिर इस लड़ाई को चलाने के लिए या अपनी रक्षा के लिए वो सेना भी रखते हैं। जब वो सेना भी रखते हैं तो वो किले भी बनाना चाहते हैं, जिनको वो फैक्ट्री कहते हैं, वो दरअसल किले भी हैं। परिवार की बगावत के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की लगातार की जाने वाली मनमानियां भी बढ़ती जा रही थी, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण था फोर्ट विलियम्स खड़ा किया जा रहा है ताकि वहां सेना भी रह सके। सिराजुद्दौला को ये चीज गलत लगी। क्यों लगी गलत? क्योंकि उसको उसके नाना बता गए थे कि अगर इनके किले मजबूत हुए तुम्हारा किला कमजोर हो सकता है। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जब बंगाल के नवाब का संदेश पहुंचा तो उन्होंने उसका जवाब दिया बजाय काम रोकने के। कि उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमें खतरा है कि यूरोपियन युद्धों के चलते फ्रांस कभी भी हम पर आक्रमण कर सकता है और अपनी सुरक्षा के लिए हम किलेबंदी कर रहे हैं। सिराज का जवाब बिल्कुल सही था। उसने कहा नवाब मैं हूँ, तुम मेरे यहाँ पे रहने वाले व्यापारी हो, तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। मैं अपने काम को ना कर पाऊं ऐसी कोई परिस्थिति मुझे दिख नहीं रही, इसलिए आप इस किलेबंदी को रोकिए। लेकिन अंग्रेज कब सुनने वाले थे? लगातार हिदायत भिजवाने के बाद भी जब फोर्ट विलियम्स का काम नहीं रुका तो अंग्रेजों की ये नाफरमानी सिराज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। 50,000 सैनिकों की फौज लेकर सिराज ने फोर्ट विलियम्स पर चढ़ाई कर दी, अंग्रेजों को आत्मसमर्पण करने। जिस समय सिराज ने किले पे आक्रमण किया और उसे जीता, उस समय उसने इनको बोला कि मेरी तुमसे दुश्मनी नहीं है, तुम व्यापारी हो। बात सिर्फ इतनी है कि मैं अंग्रेजों को सबक सिखाना चाहता हूँ कि मेरे राज्य में मेरी तरीके से काम होगा। उस समय के स्वघोषित गवर्नर हॉलविल द्वारा जारी खत में यह लिखा गया कि सिराजुद्दौला के हमले के बाद लगभग 146 लोगों को बंदी बनाकर एक छोटे से कमरे में रखा गया और जिनमें से 23 लोग बचे और उसके बाद बाकी लोग उस कमरे में मारे गए। इसको ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है कि ये कमरा इतना छोटा था कि इसमें इतने लोग दम घुटने की वजह से मर गए। ऐसा हुआ भी कि नहीं हुआ शायद हमें ये भी पूरी सत्यता से पता नहीं, लेकिन ब्रिटिश प्रेस इस बात को पूरी सत्यता से मानती थी, वो मानी और उसने दूसरों को इस बात को मनवाया। जो हॉलविल जो
डायमेंशंस जो कमरे के देता है, उसमें 146 लोगों का बंद होना अपने आप में एक हैरानी की बात है। अंग्रेजों द्वारा अपनाए हथकंडों में ये भी सत्ता को पाने के लिए एक हथकंडा हो सकता है। ब्रिटिश अखबारों की सुर्खियां बने ब्लैक होल कांड की खबर रॉबर्ट क्लाइव तक भी पहुंची। ऐसे ही मौके का इंतजार वो लंबे समय से कर रहा था। कंपनी के आदेश पे ब्लैक होल कांड की जवाबी कार्यवाही को अंजाम देने 1756 के दिसंबर में वो अपनी सेना लेकर मद्रास से बंगाल की तरफ रवाना हुई। अंग्रेज सेनाएं जो हैं वो कलकत्ता की तरफ पहुंचती हैं और वहां पर वो एक तरह का वो बदला चाहती हैं कि वो बदला लें इस तरह की जो घटना हुई है अंग्रेजों के साथ। क्लाइव की सेना ने नवाब की विशाल सेना पे अचानक हमला किया। 2 जनवरी 1757 को फोर्ट विलियम्स पे ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य दोबारा स्थापित कर लिया। लेकिन क्लाइव यही नहीं रुकने वाला था। उसकी निगाहें पूरे बंगाल पे टिकी थी और इस मकसद को पूरा करने के लिए उसे एक ऐसा साथी मिला जो उसी की तरह महत्वाकांक्षी और लालची था। और वो शख्स था सिराज का ही सेनापति और रिश्तेदार मीर जाफर। क्लाइव का मंसूबा मीर जाफर को मोहरा बनाकर बंगाल पे राज करना और उसे लूटने का था। वहीं मीर जाफर को बंगाल की नवाबी हर कीमत पर चाहिए थी। चाहे वो मीर जाफर का को देखें हम या रॉबर्ट क्लाइव को देखें, दोनों दरअसल यही कर रहे हैं। दोनों न केवल अपने अपने जो उनके जो राज्य हैं, चाहे वो बंगाल की नवाबी हो या वो ईस्ट इंडिया कंपनी हो, उनके लिए तो काम करते हैं, लेकिन इसके पीछे इसके पृष्ठभूमि में दरअसल वो अपने व्यक्तिगत हितों को साधने का भी काम कर रहे हैं। एक तरफ क्लाइव और मीर जाफर का गठजोड़ हो चुका था, तो दूसरी तरफ सिराज क्लाइव की फोर्ट विलियम पर जीत से इतने सहम गए थे कि उन्होंने अंग्रेजों से सीधे सीधे युद्ध करने के बजाय शांतिपूर्ण समझौता करना उचित समझा। परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनता देख क्लाइव ने एक और चाल चली। उसने नवाब के सामने अलीनगर की संधि का प्रस्ताव रखा, जिसके तहत अंग्रेजी हुकूमत नवाब को किसी भी बाहरी आक्रमण के दौरान सैन्य सहयोग करेगी, लेकिन उसके बदले कंपनी को मुगल सल्तनत द्वारा दी गई सारी सुविधाएं वापस देनी होंगी, जिससे वो बंगाल में बिना कर दिए व्यापार कर सके और फोर्ट विलियम्स की किलेबंदी का काम दोबारा कर सके। मीर जाफर के लिए भी यही मौका था सिराज को कमजोर करने का। इसलिए उसने सिराज को इस बात के लिए राजी कर लिया कि यह संधि उनके हित में है। दोनों के दोनों ही बहुत ही ज्यादा चालाक लोग हैं। दोनों के दोनों अपने सामने जो उनके सामने जो मौके जो आते हैं उनका वे फायदा उठा सकते हैं, और इन दोनों का आपस में मिलना ही दरअसल सिराजुद्दौला के लिए एक बड़ा ही खतरनाक साबित होता है। सिराज, जिसके लिए फोर्ट विलियम की हार एक ताजा घाव की तरह थी, वो इन सब दबावों के आगे मजबूर हो गया और उसने 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर कर दी। इस संधि के बाद सिराज क्लाइव और मीर जाफर के चक्रव्यूह में फंसते चले गए और सिराज की जान के साथ साथ षड्यंत्र के इस खेल में हिंदुस्तान का भविष्य भी दांव पर लग गया। अलीनगर की संधि से क्लाइव के लिए व्यापार करने का रास्ता खुल गया, जिसका फायदा उठा के उसने सिराज की हुकूमत के समर्थ व्यापारी और ताकतवर लोगों को अपनी ओर कर लिया। क्लाइव व्यापारी बनकर के आया, शांति समझौता लेकर के आया, और उसने बहुत आराम से देखा कि ये मीर जाफर मेरे काम का प्यादा है, इस प्यादे को मैं वजीर बनाऊंगा और उसके पीछे खुद राजा बनकर शासन करूंगा। और उसके बाद मीर जाफर के सहयोग से एक ऐसी चाल चली जिसकी वजह से भारत 200 साल के लिए अंग्रेजों का अधीन हो गया, और वो चाल थी संधि की शर्तों को तोड़ के बंगाल के नवाब के खिलाफ युद्ध का ऐलान। और इस षड्यंत्र के तहत 23 जून 1757 को
भगीरथी के किनारे प्लासी के युद्ध में सिराज की सेना का सामना क्लाइव की सेना से हुआ। सिराज की सेना में 35,000 पैदल सैनिक, 7,000 घुड़सवार, 45 हिंदुस्तानी तोपों के साथ साथ 8 फ्रांसीसी तोपें भी थी। इसकी तुलना में क्लाइव की सेना काफी छोटी थी, जिसमें 750 यूरोपी, 2100 भारतीय सैनिक और 8 तोपें थी। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने इसी दिन के लिए तो मीर जाफर से समझौता किया था। पलासी के युद्ध में जब सिराज खड़ा था और सामने थी क्लाइव की सेना, सिराज के पास बहुत बड़ी सेना थी। लेकिन क्या वो सेना लड़ी? नहीं। क्यों नहीं लड़ी? क्योंकि मीर जाफर युद्ध के मैदान में पहुंचा ही नहीं। मैदान जंग में नवाब की ये विशाल सेना खड़ी तो थी, लेकिन मीर जाफर के उकसाने पे लड़ी नहीं। बहुत समय से भारत को मीर जाफर का नाम एक ऐसे गद्दार के रूप में याद है जिसने अपने देश की स्वतंत्रता सब कुछ अंग्रेजों के हाथ बेच दी। क्लाइव का पैतरा काम कर गया था। मैदान जंग में नवाब अब पूरी तरह से फंस चुके थे। मीर जाफर की सेना ने पूर्व निर्धारित तरीके से नवाब का साथ नहीं दिया और नवाब इस लड़ाई में न केवल हार गया बल्कि उसको भागना पड़ा। आखिरकार सूबा ए बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला सिपाहियों के हाथ आ ही गए। अंग्रेज इतिहासकारों का मत है कि पलासी के जंग में जिस तरह से क्लाइव ने दुश्मनों को विभाजित कर अपने युद्ध कौशल और अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल किया था, वो उनके जीवन का सर्वोत्तम क्षण था। 2 जुलाई 1757 को मीर जाफर के आदेश पर सिराजुद्दौला को बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। सिराज को मारना क्यों जरूरी था? सिराज को मारना इसलिए जरूरी था क्योंकि मीर जाफर ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिंदा नहीं रहने देना चाहता था जो उसे बाद में चुनौती दे सके। और क्लाइव के लिए उसको मारना क्यों जरूरी था? ताकि वो भारत के शासकों को एक सबक दे सके कि अगर मेरा विरोध करोगे तो यही नतीजा होगा। जहां कत्ल हुआ वो मीर जाफर के ही महल का मुख्य द्वार था। ये द्वार आज भी बंगाल के मुर्शिदाबाद शहर में स्थित है, जो नमक हराम दिहोरी के नाम से जाना जाता है। सिराज की हत्या के साथ ही आधुनिक भारत का वो पहला हत्याकांड अंजाम दिया गया जिसने भारत को अंग्रेजों का गुलाम बनाया। प्लासी का युद्ध और बंगाल की घटनाएं जो है वो आने वाले समय के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तरह से वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का जो एक बराबरी का जो दर्जा बना हुआ है बंगाल में, वो उसको बिल्कुल खत्म कर देती है। इसके बाद फ्रांसीसियों का रोल जो है वो खत्म हो जाता है। फ्रांसीसी धीरे धीरे करके कमजोर पड़ते चले जाते हैं बंगाल में और धीरे से वे बंगाल से बिल्कुल ही बाहर हो जाते हैं। बंगाल कब्जे में आने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुत धन दौलत आई। बंगाल से पैसा लेकर के फौज खड़ी करी और उस फौज से बाकी के भारत पे धीरे धीरे आगे बढ़। देखते ही देखते बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई। दूसरी तरफ क्योंकि अंग्रेज सिराजुद्दौला को हटा पाने में सफल होते हैं, उसके बाद वो मीर जाफर को लाते हैं। मीर जाफर के साथ वो जिस तरह के समझौते करते हैं, उन समझौतों की पूर्ति करने के लिए मीर जाफर को लगातार बहुत ही समृद्ध परगने उनको देने पड़ते हैं। सूबाए बंगाल का नवाब, भारत की सबसे अमीर भूमि का नवाब, क्या वो वाकई अमीर बन पाया? क्या उसके पास वो पैसे रह पाए जिसके लिए वो बंगाल का नवाब बना था? क्या जिस ताकत और जिस शान से उस गद्दी पे अलीवर्दी खान बैठा था, मीर जाफर बैठ पाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक कठपुतली था, एक पंगु नवाब, वो किसी काम का नहीं था। क्लाइव जब इंग्लैंड से चला था वो क्या था? क्लाइव जब इंग्लैंड वापस पहुंचा वो क्या था? वो नवाब बन गया, वो अमीर हो गया और हमारा नवाब कंगाल हाथ लिए खाली सूबे के साथ बैठा रहा।
1767 तक क्लाइव ने भारत छोड़ दिया। उसने भारत से इतनी धन संपत्ति लूटी थी कि 1772 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसके खिलाफ मुकदमा चलाया। वो बहुत अमीर हो चुका था और शायद इसीलिए ब्रिटेन में उसके खिलाफ मुकदमा चला, जिससे थक कर, हार कर, निराश होकर के उसने आत्महत्या करी। ये जो काल है, इसमें हमें ये मानना चाहिए कि ये इस तरह के व्यक्ति जिनकी कोई विशेष वफादारी किसी एक सत्ता स्रोत के प्रति नहीं होती है या किसी एक राज्य के प्रति नहीं होती है, बल्कि केवल अपने प्रति होती है, ऐसे लोग जो होते हैं वो सत्ता में जो परिवर्तन होते हैं उनको लाने में वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। प्लासी की जंग की नींव पे खड़े होकर कंपनी ने अपनी जड़ें पूरे भारत में फैलाई और लगभग 200 साल का शासन किया। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.